अच्छा, बहुत सारे जो शायर हैं वो एक तो ज़्यादा वो रोमांस की तरफ चले जाते हैं, पोइट्री करते हैं, या वो लोग जिनको कहीं न कहीं लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होता है जिसको वो खुद शायरी में प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं। तो आपकी शायरी का ख़ासा क्या है? रोमानवियत जो है, वैसे तो सारी शायरी ही रोमानवियत है। कुदरत के साथ, फितरत के साथ, ज़िंदगी के साथ आपका रोमान ही है सारी बिल्कुल। शायरी। लेकिन मेरी शायरी, मुझे ये लगता है कि मैंने उसको रोमानवियत को और इस तरह के मामलात को उससे अलग रखा अपनी शायरी को। अच्छे शायर में क्या खूबियाँ होनी चाहिए? बिकॉज़ हर कोई तो वो कहता है जी मैं शायर हूँ, प्रेज़ेंटर भी बन के वो दिखा रहा होता है जी मैंने इतनी ग़ज़लें लिख ली, इतनी नज़में लिख ली। लेकिन आप क्या समझती हैं कि अच्छे शायर में क्या खूबियाँ होनी चाहिए? पहली सतह पे तो ये मानती हूँ कि हर बावज़न जुमला जिसको हम शायरी के असूल व कवानीन पे फिक्स कर दें, ज़रूरी नहीं है वो शायरी हो। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कासम अली शाह फाउंडेशन के शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में आप सबको खुशामदीद। मैं डॉक्टर रमाडा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज एक ऐसे शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। एक अच्छी शायरा, एक पर्सनैलिटी जो जिन्होंने नाम कमाया पाकिस्तान में, साथ साथ पॉलिटिकल साइंस भी उन्होंने पढ़ रखी है, तो उनसे तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिस महानूर एच राना, जो कि एक फ़ेमस शायरा हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया फॉर द टाइम। बहुत मिस शुक्रिया यार। आपको गाहे बगाहे हम सुनते रहते हैं और आपकी शायरी से बड़ा एंजॉय करते हैं। एक गज़ल आपकी, सॉरी नज़म बड़ी वायरल हुई है कि ये वो लोग हैं जो दो एक सीढ़ियाँ फलांग कर खुदाए लम यलिद पे चीखने लगें कि मुकाम दे। हजूर आदमी का पेट फ़लसफ़ा है, सिर्फ़ पेट, बशर को रिस्क चाहिए, रहीम दे या राम दे। तो ये बहुत सारे टीवी चैनल्स पे बहुत सारे शायरों ने भी इसको अंदाज़ में पढ़ा। तो पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो अल्फाज से आपका इतना तल्लक है और इतना गहरा तल्लक है, ये कैसे डेवलप हुआ? अच्छा, कहीं ना कहीं तो किसी भी फ़न की किसी भी फॉर्म से आपका ताल्लुक़ शायद अपने अंदर से ही होता है। शायरों में एक बात हमारे यहाँ कही जाती है कि शायर पैदा होता है, तो कहीं ना कहीं तो कोई भी किसी भी काम का कोई फ़नकार है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ उसके अंदर पहले दिन से होती है। लेकिन एक वो जो आंच देने वाली बात है उस मामले को, वो ये है कि बहुत छोटे होते से मेरे हाथ जो है किताबें लग गई। मेरी फूफो वगैरह जो हैं वो किताबें पढ़ती थी उस टाइम। वो शायद मास्टर्स कर रही थी अपने, और मैं बिल्कुल छोटी सी थी, शायद छठी या सातवीं जमात में होंगी, और मेरे हाथ वो किताबों का खाना लग गया। और मुझे नहीं पता था वो नॉवेल्स हैं, वो क्या हैं, शायरी क्या होती है, लेकिन मुझे पढ़ के दिलचस्प लगा। सही। उसके बाद बस एक जुनून की कैफियत थी कि जो कुछ भी नज़र आए वो पढ़ना है, और जब किताब ख़त्म हो जाएगी तो दोबारा से पढ़ लेनी है पहले वाली किताब ही। उसके बाद कुछ डिबेटिंग चैम्पियनशिप्स वगैरह, चीफ मिनिस्टर डिबेटिंग कंपटीशंस होते थे, यूथ फेस्टिवल होता था पंजाब में, अब भी गालिबन होता है, तो वहाँ पे मैंने तकरीर में जीतना, तो अच्छा। मुझे कैश प्राइजेस मिलने हैं। अब सिर्फ तकरीर में इसलिए जीतना कि कैश प्राइज़ मिलेगा, और उससे जाके किताबें ख़रीद लेनी है और ज़्यादा। अच्छा। सही। और मेरे बहन भाई मुझे बहुत दीवार से लगाते थे इस बुनियाद पे कि वो दोनों खिलौने लेके आ जाते थे और मैं किताबें लेके आ किताबें जाती थी। लेके आई वॉज द ऑड वन आउट। तो फिर वो छूटा नहीं। बस एक बार वो किताब से जुड़त ऐसी हो गई कि पढ़े बगैर मैं एक भी दिन आज भी नहीं गुजार सकती हूँ। अच्छा, तब से आपका ये लगाव है कि शायरी और अदब की तरफ। हाँ। अच्छा, बहुत सारे जो शायर हैं वो एक तो ज़्यादा वो रोमांस की तरफ चले जाते हैं, पोइट्री करते हैं, या वो लोग जिनको कहीं न कहीं लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होता है जिसको वो खुद शायरी में प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं। तो आपकी शायरी का ख़ासा क्या है? रोमानवियत जो है, वैसे तो सारी शायरी ही रोमानवियत है। कुदरत के साथ, फितरत के साथ, ज़िंदगी के साथ आपका रोमान ही है सारी बिल्कुल। शायरी। लेकिन मेरी शायरी, मुझे ये लगता है कि मैंने उसको रोमानवियत को और इस तरह के मामलात को उससे अलग रखा अपनी शायरी को। मुझे ये लगता था कि इस चीज़ की कमी है हमारे पाकिस्तानी अदब और शायरी में, कि नज़रियाती शायरी, हुँ। उसमें उससे मेरी मुराद फैज़ या जालिब की कोई स्पेशल रेजिस्टेंस की शायरी नहीं है। उसमें कोई भी नज़रिया हो सकता है, सही। लेकिन मुझे लगता है कि एक शेर में कोई ना कोई दलील, कोई मंतक
कोई बात होनी चाहिए जो आप सुन के सिर्फ लुत्फ ना ले सकें 3-4 लम्हे के लिए, किसी चीज़ को महसूस ही ना सिर्फ कर सकें, बल्कि अपनी फ़िक्र के लिए, अपने तफक्कुर के लिए भी कुछ उसमें से लेके जा सकें, बिल्कुल। जो सिर्फ आप कैफ़ियत के तौर पे महसूस ना कर रहे हों, जिसको आप बैठ के सोच भी रहे हों कि यार ये क्या बात कही है, क्या ये होता है दुनिया में, होता है तो कैसे होता है, और ये इसका होना कितना अजीब है। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी शायरी की बुनियाद रोमानवियत से हट के फ़िक्री पहलू पे रखी है। और शायद हो सकता है ये मेरे लिए एक नया तजुर्बा हो सकता है ये शायरी में एक नया तजुर्बा हो सकता है, मुझसे पहले भी किसी ने किया हो, लेकिन जो मेरी पहली किताब जैसे ही आती है, जो भी प्रोसेस में है, तो ग़ालिबन उसके इब्तिदाइया में भी यही होगा कि ये वाहिद शायरी है जिसमें, ये वो किताब है जिसमें कोई स्टेटमेंट नहीं है, जिसमें रोमान नहीं है, जिसमें सीधे सीधे जज्बात नहीं है। ये हमारी फ़िक्री पेचीदगियों की किताब है। एक सीनियर ने शायरी सुन के मुझे ये जुमला कहा था, और वो हौसला अफजाई आपको याद रहती है, और शायद ये भी मैं इब्तिदाइये में डालूँ उनके नाम से या कोट करके कि ये 21वीं सदी की शायरी है। तो मैं चाहूँगी कि 21वीं सदी की फ़िक्री सतह की शायरी हो वो, और वो सब ना हो जो अब तक हो चुका है। हमारा अदब अक्सर ऐसा होता है कि 21वीं सदी में हम 18वीं सदी का अदब तख्लीक कर रहे होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये 21वीं सदी की शायरी हो या 22वीं सदी की शायरी हो, यही बुनियाद है मेरे ज़हन में अब तक इसकी। अच्छा, मैं ये सवाल करने लगा था कि आपने कोई बुक लिख रखी है या नहीं, तो आपने खुद ही बता दिया। मैं ये साथ ये भी पूछना चाहूँगा कि शायरी आपके नज़दीक एक शायरी क्या है, या क्या आप शायरी से आपने कोई कैथारसिस भी निकाला है अभी तक? थोड़ा सा इसमें विषय। अच्छा, मेरी ज़ाती राय है या मेरे महदूद इल्म के मुताबिक, जो भी फ़न होता है वो कहीं ना कहीं अपने फ़नकार का कैथारसिस ही होता है। अच्छा। सारी वजूहात जो लोग बताते हैं अपने आर्टिस्ट होने की कि मैं माशरे की बेहतरी के लिए कर रहा हूँ, वो बिल्कुल कर रहे होते होंगे, मैं जो भी वजूहात हम लोग बताते हैं मैं भी बताती होंगी, लेकिन सबसे पहली वजह उसकी एक ही होती है कि आप वो करना चाहते होते हैं अपने लिए, उसको आप अपना कैथारसिस कहें, अपना बयान कहें, अपने हिस्से का सच बोलना कहें, या जो भी कहें। लेकिन मुझे लगता है कि पहली सतह पे फ़नकार अपने लिए फ़न तख्लीक करता है, अपनी किसी ज़ाती तसल्ली के लिए, किसी ग्रास रूट लेवल पे, अपनी फ़िक्री और अपनी इमोशनल सतह पे जो है, अपनी किसी तसल्ली के लिए वो ये करता है। पहला दर्जा मेरे ख्याल से ये होता है। उसके बाद उसके मोटिव्स हो सकते हैं, माशरती हो सकते हैं, किसी भी तरह के सियासी भी हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि पहला पहलू जो है उसका अपना होता है। कहीं ना कहीं कुछ बोलना, कोई पेंटिंग बनाना, कोई गीत लिखना या कोई साज बजाना, मेरे ख्याल से ये फ़नकार को उसके होने की दलील दे रहा होता है कि ये मैं हूँ और ये मैंने बनाया है। तो शायद उसका होना जो है ना, वो दोबारा कंफर्म हो रहा होता है उस तख्लीक से जो उसने की होती है। तो शायद इसकी तकमील के लिए जो है एक फ़नकार बुनियादी सतह पे काम करता है। बाद में वो और क्या क्या काम लेता है वो उसकी चॉइस है, और वो अच्छी बात है, लेकिन मेरे लिए वजह यही थी। मुझे अपने होने पे सबसे बड़ी दलील यही मिली कि मैं कुछ तख्लीक कर सकती हूँ, मैं कुछ बना सकती हूँ। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात की है कि अपने होने के लिए जो कुछ लोग तख्लीक करते हैं वही उनका एक खासा होता है, और वो उसी पे चल रहे होते हैं। इससे और भी बहुत सारे सवालात होंगे। कुछ गज़ल, जो कुछ गज़ल के अशार हमें सुनाना चाहें? ठीक है। एर साहब, जिस गज़ल से आपने वो शेर कोट किया, उसी के 2-3 अशार मुझे याद, मैं सुना देती हूँ। अगर तू इसमें अस्पे दो जहान की ज़माम दे, ये दस्ते नाज तेरे शाहकार को दवाम दे। तुझे तो ऐसा चाहिए है मेरे तही समा, जो गिरिया जा बजा करे सदाएं गाम गाम दे। ये लोग वो हैं जो 2-1 सीढ़ियाँ फलांग कर, खुदाए लम यलिद पे चीखने लगे मुकाम दे। और हुजूर आदमी का पेट फ़लसफ़ा है, सिर्फ पेट, बशर को रिज़्क चाहिए, रहीम दे या राम दे।
बहुत खूबसूरत, बड़ी बहुत शुक्रिया। गहरी बात है। और ये मैं जब मैंने फर्स्ट टाइम सुनी थी तो मुझे समझने में थोड़ा सा वक्त लगा था। तो आम जो लोग हैं उनको शायरी इस तरह की जो आप 21st सेंचुरी की बात कर रही हैं, आजकल की शायरी को समझना बड़ा इजी होता है। लेकिन आप जो शायरी कर रही हैं वो थोड़ा खासा है और बड़ी गहराई बातें हैं उसमें। तो अब इस थोड़ा सा आगे भी बढ़ते हैं कि अदब में आज तक पाकिस्तान वो नाम या वो मुकाम नहीं हासिल कर पाया। ज़ाहिर बात है, वर्किंग तो कर रहे हैं लोग, इस पे काम भी जारी है, लेकिन इंटरनेशनली रिकग्निशन वो नहीं मिली। अदब में कोई इस तरह का हमें वो मुकाम नहीं मिला, एक गैप नज़र आया। तो उस गैप को हम कैसे फिल कर सकते हैं? अच्छा, इस बात का मुशाहिदा मैंने भी किया यार कि ज़ाहिर है जब मुझे किताबें पढ़ने की आदत है, जब मैंने उर्दू शायरी पढ़ ली, उर्दू नस्र पढ़ ली, अभी भी पढ़ रही हूँ, तो फिर इंसान चाहता है कि अब जायका तब्दील हो, कुछ और पढ़े, कुछ और देखे। तो उसी जस्तजू में मैंने रूसी अदब पढ़ा तर्जुमे के थ्रू, फ्रांसीसी अदब पढ़ा, अच्छा। अंग्रेज़ी अदब पढ़ा, अमरीकी अदब भी पढ़ा, जितना पढ़ सकी कुछ पढ़ रही हूँ अभी। तो मुझे भी ये एहसास हुआ कि ठीक है, किसी 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 सतह पे जो है वो उनका अदब हमसे अच्छा है, किसी किसी सतह पे बराबर है, किसी सतह पे हमारा अदब भी बहुत अच्छा है। तो मुझे कहीं भी मुकम्मल तौर पे ये महसूस नहीं हुआ कि हम नोबेल प्राइज़ के या किसी बुकर प्राइज़ के या किसी आलमी अदब की क्रेडिबिलिटी के काबिल नहीं थे। मुझे हम इनकम्पिटेंट महसूस नहीं हुए, सही। लेकिन हम उतने मुदल्लल तरीके से अपनी बात सामने रख भी नहीं पाए हैं, ये भी एक सच है। यानी कि अवार्ड जीतना, हालांकि अवार्ड जीतना भी कोई मयार तो नहीं होता है किताब के लिए, लेकिन आलमी तौर पे एक रिकग्नाइजेशन हर लिखारी जो है वो चाहता है, डिज़र्व करता है। एक कौमी तशख़्ख़ुस का भी मामला है। तो हमें अगर अदब की बात की जाए, टैलेंट की बात की जाए, हमारे स्पार्क की बात की जाए, तो हमें कोई कमी नहीं थी। अगर हमारे रवैयों की बात की जाए कि हमने अपने अदब से क्या रवैया रखा है, तो हमें बहुत सी गलतियाँ थी। हमारी किताब अवार्ड जीते या ना जीते ये तो बाद की बात है, हमारी किताब मुकाबले की नॉमिनेशन में पहुंच भी नहीं पाती है। अच्छा। हमारी जो किताब पाकिस्तान में छपती है, पहले तो आप ये देख लें कि पाकिस्तान में पब्लिकेशन के क्या स्टैटिस्टिक्स हैं। बहुत कम किताब छप रही है, बहुत कम किताब ख़रीदी जा रही है, बहुत कम किताब की रूनुमाई उस तरह से हो कुतुब रही का है। वो रुझान नहीं है ना हमारे यहाँ उस तरह से, जिस तरह से होना चाहिए। हाँ, और रुझान का जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं हम खुद हैं। अब पिछले ही दिनों एक मेज़ पर ये कुछ साइबर फैम लोगों से यही बात हो रही थी कि शायद दुनिया क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ जा रही है, तो इसलिए हम किताब से दूर जा रहे हैं। हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास यूट्यूब है, तो किताब कौन पढ़ेगा। तो पता ये चला कि अमेरिका के जो स्टैटिस्टिक्स हैं या जो यूरोपियन ममालिक के हैं, वहाँ पे अखबार पढ़ने का और किताब पढ़ने का रुझान बढ़ रहा है। तो क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या एआई रेवोल्यूशन वहाँ नहीं आ रही? वहाँ आ रही है। तो कहीं ना कहीं अपनी तालीमी सतह पे हमसे कोई गलती हो रही है, अपनी तरबियती सतह पे हमसे कोई गलती हो रही है। यूट्यूब का इस्तेमाल बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन उसका एक बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है किताब पढ़ने के साथ। और जितने ज़्यादा पढ़ने वाले होंगे उतने ज़्यादा लिखने वाले उनमें से सामने आएंगे, उतने ज़्यादा अच्छे लिखने वाले आएंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त हमारे अदब को तर्जुमा निगारों की है, जो उर्दू की अच्छी किताबें अंग्रेज़ी और दीगर ज़ुबानों में तर्जुमा करके दुनिया तक पहुंचा सकें। हमारी किताब दुनिया तक उस तरह नहीं पहुंच रही जैसे उस किताब का हक था। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा उस पर भी हम बात करेंगे। अभी हम बात कर लेते कि अच्छे शायर में क्या खूबियाँ होनी चाहिए, बिकॉज़ हर कोई तो वो कहता है जी मैं शायर हूँ, प्रेजेंटर भी बन के वो दिखा रहा होता है जी मैंने इतनी गज़लें लिख ली, इतनी नज़में लिख ली। लेकिन आप क्या समझती हैं कि अच्छे शायर में क्या खूबियाँ होनी चाहिए? अच्छा, मैं पहली सतह पे तो ये मानती हूँ कि हर बावज़न जुमला जिसको हम शायरी के असूल कवानीन पे फिक्स कर दें, ज़रूरी नहीं है वो शायरी हो। और फिर क्या ज़रूरी है शायरी होने के लिए, तो मैं सबसे पहले समझती हूँ, सबसे पहले हर उसूल से पहले मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि क्या लिखने वाला शायर या नसर निगार या जो भी, क्या वो अपने हिस्से का सच लिख रहा है। मैं ये उम्मीद नहीं करती उससे कि वो माशरे में चेंज लाने का बेड़ा उठा ले या उतनी ज़िम्मेदारी उठा ले जितना शायद उसका हक नहीं बनता।
लेकिन मैं ये ज़रूर एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो वो नज़रियाती सतह पे सोचता है, जो उसकी अपनी फ़िक्र है, उसका अपना ख़्याल है, वो उससे मुनाफ़कत ना करे लिखते हुए। सही। मैं अगर एक तालीम याफ्ता आज़ाद औरत में यकीन रखती हूँ, तो मेरे शेर में औरत तालीम याफ्ता और आज़ाद ही होगी, इसके बरअक्स नहीं होगी, क्योंकि फिर मैं झूठ बोल रही हूँ। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले एक शायर को सच्चा होना चाहिए अपने आप के साथ। जो वो सोचता है, जो वो महसूस करता है, उसको हूबहू वो लिखना है, लिखा। चाहे अवाम में वो मकबूल हो या ना हो, ये बात की बात है। राइट। सिर्फ इसलिए कि मकबूल क्या बात है वो लिखे जाए और वो आपका सच भी ना हो, बिल्कुल। तो आप बददयानत हैं। तो सच्चा हो वो अपने आप के साथ और अपने काम के साथ। और आपने शुरू में बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया मेरा, तो वहीं से एक बात पिन कर देती हूँ कि अपनी जगह बना ली अदबी हल्के में, एक शोहरत हासिल कर ली। तो उसको अगर कोई कुलिया है ना, तो वो ये कि लोग 10, 20, 30 शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, उनको अलग अलग से आजमाते हैं, वहाँ से नाकामी हासिल करते हैं, वापस आते हैं और फिर शुरू से शुरू करते हैं। तो मैंने दूसरों की तरह 10 शॉर्टकट पे जाने का नहीं सोचा। मैंने पहले दिन अपना एक लॉन्ग कट लेने का फ़ैसला कर लिया था सही। कि खामोशी से अपना काम किया जाए और कोई ट्रिक, कोई शॉर्टकट इस्तेमाल करने की शायद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर जाएं और आप अपना काम करें। इरफान सदीकी साहब का एक शेर है कि जी। कुछ इस तरह से उसका मानी है कि परिंदे अभी कुछ दिन जो है वो अपने बालों पर की परवरिश करें, बेसरफा क्यों हवाओं से पैकार करते हैं। कि परिंदे अपने घर जाएं और अपने परों की परवरिश करें, ख़ुद को मजबूत बनाएं, बिला वजह हवाओं से लड़ते फिरने की, ट्रिक्स लगाने की कोशिशें करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बस अपने घर जाते हो और अपने ऊपर, अपने आर्ट के ऊपर काम करते हो, और बस यही रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। शायरी के लिए अल्फाज, दर्द और तन्हाई का होना कितना ज़रूरी है? क्योंकि जब शायरी की हम बात करते हैं ना, तो हम हमारे ज़हन में चल रहा होता है कि ये दर्द, अल्फाज का वो चुनाव, और फिर जो है ना तन्हाई, ये बड़ी मैटर कर रही होती है कि शायर जो है ना वो तन्हाई में बैठ के लिख रहा होता है, कहीं ना कहीं उसको दर्द मिला होता है। तो वो उस पर थोड़ी सी रोशनी डालेगी कि कितना ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। अच्छा, मैं इसको तरतीब उलट के जी। इन तीनों बातों का जवाब दूंगी कि तन्हाई तो एक आफाकी हकीकत है। तमाम लोगों के होने के बावजूद यार, एक सतह पे आप अपनी ज़ात के साथ और पूरी कायनात के साथ बिल्कुल अकेले हो, और उस तन्हाई का शिकार हर आदमी होता है। जितने लोग शायद आज तक पैदा हुए हैं और होंगे, वो सब उस तन्हाई का शिकार हैं, क्योंकि आदमी अकेला पैदा होता है और अकेला मरता है। तो तन्हाई का शिकार तो आदमी या इंसान होता है। शायर में बस ये खूबी होती है कि वो उस तन्हाई को बयान कर लेता है। दर्द का भी यही मामला है। ये कहा भी जाता है शायरी में और हमारे हल्का अहबाब में कि सारी आर्ट की जो बुनियाद है, उसका बहुत सारा, शायद 80-90% जो है वो दर्द को जाता है। खुशी में, जश्न में इतनी शायरी, इतनी आर्ट, इतनी मौसीकी शायद ना हुई हो जितनी दुख में हुई है। बिल्कुल। तो दर्द ने बहुत सारा आर्ट दिया हमें। और आखिरी बात रही लफ्ज़ की। लफ्ज़ की अहमियत तो बहुत है, लफ्ज़ के बगैर तो ज़ाहिर शायरी है ही नहीं, लेकिन लफ्ज़ से ज़्यादा अहमियत है लफ्ज़ की इज़्ज़त की। आप कहीं बैठे हैं और आप उर्दू दान बन रहे हैं, आप उर्दू के मुकर्रिर हैं या उर्दू के बैतबाज हैं या उर्दू के शायर हैं, और आपका उर्दू के ही किसी लफ्ज़ का तलफ़ुज़ गलत है, हो मुझसे भी सकता है, लेकिन मुझे, अगर मैंने कोशिश भी नहीं की कि मैं अपना वो तलफ़ुज़ ठीक कर लूँ, तो उस ज़ुबान और उस लफ्ज़ की मेरे नज़दीक कोई इज़्ज़त नहीं है, जो सबसे पहले होनी चाहिए थी। वरना शायद मुझे उस ज़ुबान का मुबल्लिग नहीं होना चाहिए था, किसी और ज़ुबान में कोशिश कर लेनी चाहिए थी मुझे। तो ज़ुबान का मुबल्लिग बनने से पहले सोचना चाहिए। अब एक इंजीनियर किसी ज़ुबान का मुबल्लिग नहीं होता, एक डॉक्टर नहीं होता, एक शायर होता है, बिल्कुल। एक नावल निगार होता है, एक टीवी ब्रॉडकास्टर होता है। आप उर्दू में ख़बरें पढ़ रहे हैं तो आप उर्दू ज़ुबान के मुबल्लिग बने हुए हैं उस वक्त। तो जो लोग मुबल्लिग होते हैं उस ज़ुबान के, उनको ख्याल करना चाहिए। ये अहम है मेरे ख्याल से कि आपके दिमाग में और आपके दिल में लफ्ज़ की कितनी इज़्ज़त है। आप उसको, लफ्ज़ को इज़्ज़त देते हैं, लफ्ज़ वापस आपको इज़्ज़त दिलवा देता है।
माशरती सतह पर बहुत आसानी से। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अगर शायरा ना होती तो क्या होती? मैं अगर शायरा ना होती तो फ़लसफ़ी होती। अच्छा। मेरा जो बैचलर्स है वो पॉलिटिकल साइंसेस और फ़लसफ़े में ही है, दोनों सब्जेक्ट्स थे। फिर मैंने आगे मास्टर्स के लिए पॉलिटिकल साइंसेस को चुना। लेकिन अगर शायरा ना होती तो हाँ शायद मैं फ़लसफ़े की तरफ रुख करती। अभी भी पॉलिटिकल साइंस में मेरी पॉलिटिकल फ़िलॉसफी से मेरी रिसर्च ज़्यादा रहती है। पॉलिटिकल साइंस के उस तरफ मेरा रुझान ज़्यादा है। मुझे बिला वजह बातों को टटोलने का शौक़ है बहुत ज़्यादा, तो शायद ये होती मैं। लेकिन ये मानने वाली बात नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई शायर इस बात पे कभी भी दिली तौर पे मुतमईन और मुत्तफ़िक होगा कि वो ये ना होता। जो एक बार शायर होता है वो कुछ और नहीं होना चाहता फिर उसके बाद। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, अगले कुछ और सवालात से बढ़ने से पहले कोई नज़म या गज़ल हमें और सुनाना चाहें आप? एक और गज़ल से दो जी, चार जी, अशआर सुना देती हूँ। हम जब भी शश-ए-हाथ का नक्शा बनाएंगे, ये तय रहा कि आपसे अच्छा बनाएंगे। जो मेरी शय को मात बनाने की ख़ूह में हैं, उनको इसी बसात का मोहरा बनाएंगे। मैं खाके नम हूँ चाके ज़मां पर धरी हुई, अब सोच के बताएं मुझे क्या बनाएंगे। वो पूछते हैं क्या करेंगे मेरे रंज का, वो पूछते हैं क्या करेंगे मेरे रंज का, हम हंस रहे हैं शेर का ज़रिया बनाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। और एक और सवाल मेरे पास है कि इसमें कितनी रियलिटी है कि किसी शायर में दुख और सदमे के बाद के जो एक ये सफ़र होता है? अच्छा, 2-3 कैफ़ियत हैं ये इंसानी कैफ़ियत की या नफ्सियात से भी इस बात का ताल्लुक़ है, साइकोलॉजी से भी, कि आपकी वो हालत होती है जब आप एक दुख से गुज़र रहे होते हो, और एक आपकी वो हालत होती है जब आप एक दुख से थोड़ा सा बाहर निकल रहे होते हो, हीलिंग की कैफ़ियत। और ये दोनों कैफ़ियत अलग होती हैं अपने होने में। तो दोनों में शायरी हो सकती है, एक जुनून की कैफ़ियत में और एक बादिस जुनून भी शायरी हो सकती है। बादिस जुनून जो है शायरी करना थोड़ा सा आसान है कि आप पे जब काबू पा लेते हैं तो आप अपने कलम पे भी, आप अपने क्राफ्ट पे काबू पा लेते हैं। लेकिन ये शायरी में देखा गया है कि जो लोग एग्जैक्टली उस दुख की कैफ़ियत के दौरान यानी दौराने जुनून शायरी कर पाते हैं और उस पे अपनी गिरफ्त कायम कर लेते हैं तो वो उस्ताद होते हैं। तो ये शायर पर है कि वो कितनी गिरफ्त कर लेता है अपने काम पर, क्योंकि बहरहाल ये भी एक क्राफ्ट तो है। आप जितनी मेहनत करेंगे आप उतने बेहतर होते जाएंगे, आप जितना पढ़ेंगे, जितना सीखेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे। तो शायद ये उस्तादी और शागिर्दी का मामला है कि जो बादिस जुनून शायरी कर सकता है वो भी शागिर्द होता है, और जो दौरानिस जुनून भी उस पर काबू पा ले अब शायद वो उस्ताद है। जैसे गालिब की बात कर लें, ऐसे लगता है कि एक जुनून की बहुत से शेर ऐसे आते हैं कि एक जुनून की कैफियत में है, रोएंगे हम 1000 बार कोई हमें सताए क्यों। तो ऐसा लगता है कि गालिब अपनी जुनून की कैफियत में शायरी करने पे जो है वो काबू पा चुके थे, और जाहिर है वो गालिब हैं, उनके उस्ताद होने में कोई शक नहीं। अच्छा, आपने बात की उस्ताद की, तो आप शायरी में आप किसको उस्ताद मानती हैं या जो आपका पसंदीदा शायर? एक जो सिलसिला होता है आमतौर पे शायरी में कि आप आते हैं तो आप किसी को उस्ताद बाकायदा बना सकते हैं, किसी की शागिर्दी में आ सकते हैं, उससे सीख सकते हैं तकनीकी चीज़ें। इस तरह से मेरा इत्तेफाक नहीं हो सका किसी की भी शागिर्दी में आने का, और इसलिए भी क्योंकि मैं सवाल बहुत करती हूँ, मैं तंग बहुत करती हूँ, मैं एक अच्छी शागिर्द नहीं हो सकती हूँ। शायद ये जहानत की अलामत हो या किसी और चीज़ की, बहरहाल तो किसी की बाकायदा शागिर्दी इख्तियार करने का मौका नहीं मिला। लेकिन हर वो इंसान जिसका शेर मैंने पढ़ा, जो दुनिया में है नहीं है, या जो मेरे हम असर भी हैं, दोस्त हैं, शायद कुछ मुझसे जो छोटे भी हों उम्र में, अगर कोई शेर अच्छा लगा तो उससे सीख लिया, बस इतना सा ही है। जिसका जो शेर अच्छा लगा उससे सीख लिया, जहाँ पे जो बात समझ नहीं आई, जो भी सामने वाला कर रहा है उससे वहीं पूछ लिया। ये नहीं कभी भी देखा कि सामने वाला ये सोचेगा कि मानूर तुम्हें इस लफ्ज़ का मतलब नहीं आता,
अभी आप इस इंटरव्यू के दरमियान भी यार कोई ऐसा लफ्ज़ बोलेंगे ना जो मुझे समझ नहीं आया होगा, तो मैं यहीं पे पूछ लूँगी इसका क्या मतलब होता है, वो क्या होता है। बिल्कुल। तो ये बस जब आप ये मैं अपनी मान लेते हो ना, जब आपको ये आजिज़ी आ जाती है कि यार मुझे नहीं आता, बिल्कुल। दुनिया की हर चीज़ मुझे नहीं आ सकती। हमारे यहाँ लोग ये प्रिटेंड करते हैं जी मुझे सब कुछ आता है, लेकिन वो पूछते तक नहीं है। हाँ, फिर बाद में वो किसी और में करते हैं। बस ये सुकरात की बेसिक सा फ़लसफ़ा यही था सुकरात का कि तुम्हें कुछ आ जाने की शर्त ये है कि तुम्हें सबसे पहले पता चल जाए तुम्हें कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता, बड़ी तो खूबसूरत। पहले आपको पता होना ज़रूरी है कि आपको नहीं आता, नहीं आता। वरना फिर आपको कभी भी नहीं आने वाला है, वरना आप नहीं सीख सकते। आप तैयार ही नहीं है अपनी कम इल्मी पे, तो फिर आप इल्म हासिल नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। सही। अच्छा, नौजवानों में माशाल्लाह आपकी बड़ी मकबूलियत है और लोग बड़े शौक़ से आपको सुनते भी हैं। जितनी भी महफ़िलें होती हैं शायरी अदब की और उसमें हम लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो नौजवानों के लिए आपका क्या मैसेज है जो शायरी करना चाहते हैं या इस अदब के हवाले से आप क्या मैसेज देंगे? अच्छा, जो भी लोग शायरी करना चाहते हैं या कुछ और भी, मतलब मैंने शायरी की, मुझे उसमें कामयाबी हासिल हो गई। हो सकता है किसी सुनने वाले का अपना इंटरेस्ट कुछ और हो, वो शायद कुछ और करना चाहता हो और उसमें कामयाब होना चाहता हो। तो सबके लिए सिर्फ मशवरा एक ही है कि सबसे पहले बैठ के ये तय करना कि मैं क्या करना चाहता हूँ। और मेरी ये राय ये है कि अगर बहुत सारे ऑप्शंस में से आपको एक चुनना पड़े, तो वो रास्ता चुनें जिसमें आपका दिल लगता हो। सही। इसलिए नहीं कि डॉक्टर के वो पैसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं या एक कमिश्नर की जो है गाड़ी बहुत अच्छी होती है। अगर इन वजूहात पे चुनेंगे तो नहीं बात बनेगी। आपको जिस चीज़ का शौक़ है आपको उसको चुनना पड़ेगा। वो शायरी भी हो सकती है, वो डॉक्टर बनना भी हो सकता है। बिल्कुल। तो पहले तो ये कि तय करें कि मैं क्या हूँ, मैं करना क्या चाहता हूँ, और फिर बिला झिझक वो करें। और फिर दूसरा ये कि जब तय कर लिया है तो फिर ये मान लें कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। कहीं पे अंग्रेज़ी में मैंने लिखा पड़ा था कि आई डिड नॉट कम दिस फार टू गो बैक एम्प्टी हैंडेड। सही। मैं इतना दूर चल के खाली हाथ वापस जाने के लिए नहीं आया। तो जब तय कर लिया तो उसके बाद कहीं ना कहीं खुद को यकीन दिला दें कि कोई वापसी, अगर हो भी रास्ता तो भी खुद को यकीन दिला दें कि वापसी का रास्ता नहीं है। एक ढिठाई होना ज़रूरी है आप में। फोकस कहा जाता है उसको मोटिवेशन की ज़ुबान में, उसको एनर्जी कहा जाता है, डेडिकेशन कहा जाता है, परसिस्टेंस कहा जाता है। लेकिन वो बात सारी एक ही है कि अब आ गए हैं तो अब वापसी नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि आधे आधे रास्ते से डर के थक के वापस जाना है तो वो हर जगह होने वाला है। तो आर पार वाला मामला अपने साथ करना पड़ता है। सोच के शुरू करें, और जब शुरू कर दें तो फिर मत सोचें। बहुत शुक्रिया मिस महानूर एच राना हमारे साथ मौजूद थी नाजरीन, और ये कह रही थी कि कामयाबी के लिए आपको तसलसल के साथ होना पड़ेगा और जो चीज़ आपने ठान ली उसके पीछे लग जाएं। तो मिस महानूर एच राना हमारे साथ आज मौजूद थी, कीमती वक्त निकाल के आई। उम्मीद करते हैं आज उनकी शायरी भी उन्होंने सुनाई, उम्मीद करते हैं आपको पसंद भी आई होगी, और उन्होंने लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस शेयर किए वो भी यकीनन आपके लिए एक मिसाल हैं। तो आज का शो उम्मीद करते हैं आपके लिए बड़ा पसंद आया होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।